हेलो एवरीवन, मैं अंशुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं भाई क्रिस क्रॉस क्लासेस में। डिस्कस करने जा रहे हैं भाई आज हमारी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 का चैप्टर नंबर 8 जो कि है क्षेत्रीय आकांक्षा। इस चैप्टर के बारे में डिटेल में देखेंगे भाई। मंडे से सैटरडे रेगुलरली क्लासेस चल रही हैं हमारी, तो ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। रोज शाम को 5 बजे लाइव क्लास चलती है। क्षेत्रीय आकांक्षा चैप्टर का नाम है, पार्ट 1 है इस चैप्टर का। ये 2 से 3 पार्ट में इसे हम कवर करेंगे। इसके नोट्स का लिंक आपको हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो चेकआउट करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही साथ बाकी चैप्टर्स के डिटेल नोट्स, बाकी सब्जेक्ट के डिटेल नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विजेज और अदर कंटेंट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट crisscrossclasses.in, या हमारी एंड्रॉइड की ऑफिशियल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो क्रिस क्रॉस क्लासेस के नाम से आपको आराम से मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। देखते हैं इस पार्ट में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। हम इस पार्ट के अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये जानेंगे कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं होती क्या है, सरकार का नजरिया क्या था, भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां थी, और आजादी के बाद जम्मू कश्मीर की समस्या के बारे में समझेंगे पूरा, और फिर पंजाब की समस्या के बारे में समझेंगे। पूर्वोत्तर के राज्यों की समस्या के बारे में हम इसके दूसरे पार्ट में समझेंगे। तो अगर आपको उनके बारे में जानना है तो ये वीडियो देखने के बाद आप इसका दूसरा पार्ट देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन आई बटन में मिल जाएगा। तो समझते हैं कि भाई क्षेत्रीय आकांक्षाओं का मतलब क्या है। अब देखिए, आपको पहले टॉपिक समझना है। जो ये टॉपिक है इसमें हम बात किस बारे में कर रहे हैं ये समझना है। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि आखिर क्षेत्रीय आकांक्षाओं का मतलब क्या होता है। तो देखिए, 1947 में भारत को अंग्रेजी राज से आजादी मिली। उस दौर में पूरे देश को एक साथ जोड़कर एक राष्ट्र का निर्माण करना किसी चुनौती से कम नहीं था, परंतु हमारे देश के सभी नेताओं ने अपनी समझदारी द्वारा भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। देखो, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से 565 अलग अलग देसी रजवाड़े थे जिनको भारत में शामिल करके भारत का निर्माण किया गया था। तो उस दौर में देश को यानी भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, ठीक है। पर ये चुनौतियां थी ये उस दौर में पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई और भविष्य में भी इनका प्रभाव देखने को मिला। क्षेत्रीय आकांक्षाओं का मतलब क्या है? क्षेत्रीय आकांक्षाओं का मतलब है कि देखिए, हम सब जानते हैं कि जो भारत है वो विविधताओं से भरा हुआ देश है। हमारे यहाँ बड़े स्तर पर विविधताएं पाई जाती हैं। यहाँ पर अनेकों भाषाएं बोलने वाले, अनेकों धर्मों का पालन करने वाले और अनेकों जातियों से संबंधित लोग रहते हैं, यानी ऐसे लोग जो अलग अलग प्रकार की जातियों से संबंधित हैं। इन्हीं विशेषताओं की वजह से हर समुदाय की मांग, इच्छाएं और आकांक्षा अलग अलग होती है, ठीक है। एक समुदाय के लिए कोई काम सामान्य हो सकता है जबकि दूसरे समुदाय के लिए कोई काम असामान्य हो सकता है। अब इसी वजह से क्या होता है, इन सभी लोगों को साथ में लेकर चलना क्या है, मुश्किल है। और ऐसे में ही क्या होता है कि कुछ विशेष समुदाय के लोग जब खुद के लिए मांग करना शुरू करते हैं, अपने अधिकारों के लिए मांग करना शुरू करते हैं, तो यहीं से ही समस्या पैदा होती है किसकी? क्षेत्रीय आकांक्षाओं की, ठीक है। यानी कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं की स्थिति पैदा होती है। इसका बेसिकली मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग जब अपनी आकांक्षाएं जाहिर करें, आकांक्षा का मतलब होता है उनकी इच्छाएं, उनकी एक्सपेक्टेशंस, तो उन एक्सपेक्टेशंस को जाहिर करें और उन मांगों को पूरी करने के लिए क्या करें भाई? आवाज उठाएं, आंदोलन करें। तो इसे ही हम क्षेत्रीय आकांक्षाएं कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्षेत्रीय आकांक्षा का मतलब क्या है, तो आप उससे कहेंगे कि भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है और हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के लोग, अलग धर्म, अलग जाति, अलग संप्रदाय से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं। इसी वजह से हर विशेष संप्रदाय की अपनी अपनी मांगे और अपनी अपनी इच्छाएं हैं। इन्हीं मांगों और इच्छाओं को क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय आकांक्षाएं कहा जाता है। तो क्षेत्रीय आकांक्षाओं पे सरकार का नजरिया क्या रहा? यानी ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं, देखिए क्या हो सकता है। मान लीजिए भारत है, ठीक है भाई। अब भारत के अंदर हर एक क्षेत्र को अपनी आजादी चाहिए, अपने तरीके से क्षेत्र चलाना है, ठीक है भाई। वो चाहते हैं कि उनका क्षेत्र जो है वो उनके अनुसार चले, ठीक है भाई, उनके नियमों का पालन हो, उनके तौर तरीके से वो सब चले। तो ऐसे में देश के लिए एक खतरा हो सकता है कि अगर भारत ऐसा करेगा तो हर क्षेत्र अलग अलग हो जाएगा, फिर भारत कहाँ रह जाएगा। तो इस पर सरकार का नजरिया क्या था? तो देखो, भारत ने खुद को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया और सभी क्षेत्रीय विभिन्नताओं और मांगों को स्वीकार करने का आश्वासन दिया। तो जब भारत का निर्माण हुआ था तो हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे नेताओं ने शुरू से ही ये कहा कि हम सभी की मांगों को सुनेंगे और उन सभी की मांगों को पूरा करने का प्रयास करेंगे, भारत में सबको शामिल करके। हर क्षेत्र को थोड़ी थोड़ी स्वायत्ता देकर या कुछ अलग अधिकार देकर हम उनकी इच्छाओं को, उनकी मांगों को पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। भारत ने क्षेत्रीय लोगों की मांगों और आकांक्षा को चुनौती के रूप में नहीं देखा, बल्कि लोकतंत्र के समर्थक एवं विकास के साधन के रूप में देखा। यानी भारत ने ऐसा नहीं समझा कि ये जो ये आकांक्षाएं हैं, ये एक्सपेक्टेशंस हैं, ये हमारे लिए चुनौती हैं,
बल्कि उन्होंने देखा कि अगर सामान्य लोग भी अपनी मांग सरकार तक पहुंचाएंगे और अगर उनकी मांग पूरी होगी तो ये भारत के विकास में, भारत के लोकतंत्र के विकास के लिए क्या रहेगा, बेहतर रहेगा। तो इसीलिए हमने उन्हें क्या देखा, एक समस्या के रूप में नहीं देखा बल्कि विकास के साधन के रूप में देखा। साथ ही साथ ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि नीति निर्माण की प्रक्रिया में क्षेत्रीय मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाए। अब मेरी बात गौर से सुनना। मान लो कोई एक विशेष क्षेत्र है, ठीक है भाई, जहां के निवासी ये चाहते हैं कि भाई उनकी भाषा को ज्यादा महत्व दिया जाए, ठीक है। अब ऐसे में दो ऑप्शन है, या तो हम उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर दे, ठीक है। अब उन्हें अगर हम इग्नोर करेंगे तो उससे क्या होगा, उनके अंदर गुस्सा पनपेगा, ठीक है, वो दंगे जैसी स्थिति हो जाएगी, हिंसा करने लगेंगे और इससे देश को समस्या होगी। तो इस तरीके से ये एक चुनौती हो सकती है। पर इसका जो दूसरा नजरिया हो सकता है वो ये हो सकता है कि हम उनकी बात को सुने, उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें, और अगर वो चाहते हैं कि उनकी भाषा को महत्व मिले तो जो उनका एक पर्टिकुलर क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर हम उन्हें महत्व दे दें। तो यह भी हम आगे देखेंगे भी कि ऐसा कब कब किया गया। तो सरकार का नजरिया यही था कि हमने लोगों की आकांक्षाओं या मांगों को दबाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमने सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास किया। सभी को साथ लेकर चलने का मतलब कि अगर आपको थोड़ी सी छूट चाहिए, आप अपनी भाषा को ज्यादा महत्व देना चाहते हो, अपनी इच्छाओं को ज्यादा महत्व देना चाहते हो, तो बिल्कुल दे सकते हो। और इस तरीके से हमने क्या किया, लोगों को साथ में लेकर चलने का प्रयास किया। इस पाठ में मुख्य रूप से हम उन्हीं चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे जिनका सामना आजादी के बाद भारत को करना पड़ा। यानी यहां पर हम मुख्य रूप से ये देखेंगे कि किन किन चुनौतियों का भारत को सामना करना पड़ा, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कैसे भारत ने उन चुनौतियों का सामना किया और उनका समाधान निकाला। तो आखिर कैसे भारत ने उन सब चुनौतियों का सामना किया और उनका समाधान निकाला, ये भी देखेंगे। तो बात आती है कि क्या क्या चुनौतियां थी भाई। तो देखो, आजादी के बाद भारत को बड़े स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भारत से अलग होने के लिए बड़े स्तर पर आंदोलन हुए। जम्मू कश्मीर के बारे में आपने सुना ही होगा। नागालैंड और मिजोरम में भी भारत से अलग होने की मांग को लेकर बड़े स्तर पर आंदोलन हुए। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग ने जोर पकड़ा। यानी जब हमारे देश में शुरुआत में जब हमारा देश बना था तो भाषा के आधार पर बंटवारा किया जाने के बाद भी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। पर अगर अभी आप देखें तो लगभग इन राज्यों की संख्या जो है वो कितनी हो चुकी है, दुगनी हो चुकी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे राज्यों का क्या हुआ है, बंटवारा हुआ है। तो ये किस वजह से हुआ, क्योंकि लोगों ने वहां पर भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को बढ़ावा दिया था। साथ ही साथ एक समस्या आई जब पंजाबी भाषी लोगों ने अपने लिए एक अलग राज्य की मांग करनी शुरू कर दी, खालिस्तान के नाम से। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा बनाने का विरोध किया गया कि भाई हिंदी ही क्यों, बाकी की भाषाएं भी हैं, तो हिंदी को हमारे पर क्यों थोपा जा रहा है। और देश के राज्यों की आंतरिक सीमाओं का फिर से निर्धारण करने की भी कई मांगे सामने आई कि भाई जो राज्य बनाए गए हैं उनकी सीमाओं को फिर से क्या किया जाए, निर्धारित किया जाए। तो ये सब चुनौतियां आई। तो एक एक करके हम देखेंगे। पहले जम्मू कश्मीर से शुरू करेंगे, फिर पंजाब की स्थिति देखेंगे, उसके बाद पूर्वोत्तर के क्षेत्र में क्या हुआ, फिर जो हमारा आंदोलन था उस आंदोलन के बारे में देखेंगे, जिसे द्रविड़ आंदोलन भी कहा जाता है। तो आजादी के बाद की स्थिति क्या थी, देखो जम्मू और कश्मीर का मुद्दा इसमें सबसे ज्यादा प्रबल है, तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आजादी के तुरंत बाद भारत को जम्मू कश्मीर विवाद का सामना करना पड़ा। भारत के सबसे उत्तरी हिस्से पर जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्थित है। आपको पता ही होगा कि सबसे ऊपर क्या है, जम्मू और कश्मीर राज्य हमारा। आजाद होने से पहले जम्मू और कश्मीर क्या हुआ करता था, एक रियासत हुआ करता था, जिसके राजा कौन थे, हरि सिंह थे। या आप हरि सिंह को देख सकते हैं, ये इसके राजा थे। अब जो राजा थे वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। आपको पता होगा कि भाई अंग्रेजों ने कहा था कि देसी रजवाड़े चाहें तो भारत में शामिल हो जाएं, पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या स्वतंत्र रहें, ये उनकी मर्जी है। तो उन्होंने यही कहा कि भाई हम क्या रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। अब जम्मू कश्मीर में क्योंकि मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी, इसीलिए जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल किया जाना चाहिए था। ऐसा किसने कहा, पाकिस्तान ने कहा। तो पाकिस्तान कहता था कि जम्मू कश्मीर में क्योंकि मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है, इसीलिए जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल किया जाना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, अब इस मांग को देखते हुए अब जम्मू कश्मीर तो अलग रहना चाहता था, भारत ने भी उसे समझाने की कोशिश की राजा को, पर वो नहीं माने। और इसी मांग को देखते हुए जब कोई फैसला या समाधान नहीं निकला तो पाकिस्तान ने क्या किया, आजादी के तुरंत बाद 1947 में जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के मकसद से जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। अब इस हमले में क्या हुआ, देखो इस हमले की वजह से जम्मू कश्मीर समस्या में आ गया, क्योंकि वो तो एक सिर्फ रजवाड़ा था, छोटा सा राज्य था, जबकि पूरे पाकिस्तान की सेना ने उस पर, बल्कि कबायली वगैरह जो थे सबने उस पर आक्रमण कर दिया। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और भारत ने उनकी क्या की, मदद की।
साथ ही साथ भारत ने कहा, क्योंकि देखो अब आप हमारे देश में तो हो नहीं और हम ऐसे बाहरी स्तर पर आपके साथ युद्ध लड़ नहीं सकते, तो या तो आप हमारे साथ शामिल हो जाओ तब कुछ हो सकता है, ठीक है, तब हम आपके बिहाफ पर युद्ध लड़ सकते हैं। तो इसी दौरान क्या हुआ, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए और आधिकारिक तौर से जम्मू कश्मीर किसका हिस्सा बन गया भाई, भारत का हिस्सा बन गया। इसी दौरान एक बात यह भी कही गई थी कि भाई जब स्थिति सामान्य हो जाएगी ना, यानी ये युद्ध वगैरह खत्म हो जाएगा, तो हम वहां पर एक जनमत संग्रह कराएंगे ताकि वहां के लोग जिस देश में शामिल होना चाहते हैं वो वहां पर शामिल हो जाएं। पर वो जनमत संग्रह आज तक नहीं कराया गया, ठीक है, और यही सबसे बड़ी समस्या है। 1947 में जो ये युद्ध हुआ भाई, इसके बाद क्या उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए, भारत की सेना वहां गई और पाकिस्तान को खदेड़ दिया। फिर भी जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा था जिस पर पाकिस्तान की सेना मौजूद थी, युद्ध वहीं पर ही खत्म हो गया। और वो जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था जहां पर पाकिस्तान की सेना मौजूद थी, वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, ठीक है भाई। अब वो हिस्सा किसका हो गया, पाकिस्तान का। अब भारत इसे कहता है पीओके, क्या कहता है भाई, पीओके, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी एक ऐसा क्षेत्र जिसको पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जे में ले रखा है। जबकि पाकिस्तान इसे क्या मानता है, आजाद कश्मीर मानता है। उसका कहना है कि ये आजाद कश्मीर है जिसे हमने क्या किया भाई, भारत से आजाद करा लिया है। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी है। आप जम्मू कश्मीर का क्या कर सकते हो, मैप देख सकते हो, ठीक है भाई। ये क्या था, ये पूरी रियासत थी, ये लद्दाख का इलाका है, ठीक है, बाकी ये नीचे कश्मीर घाटी और जम्मू है। आगे चलते हैं, समस्या क्या थी। अब देखो, युद्ध की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर भारत का एक हिस्सा बन गया क्योंकि उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। अब भारतीय संविधान में क्या किया गया, जम्मू कश्मीर को धारा 370 और 35A के माध्यम से कुछ विशेष अधिकार दिए। क्या क्या विशेष अधिकार दिए, देखो, पहला अधिकार तो ये दिया कि भाई वो अपने अलग संविधान का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा, उनका अलग झंडा बनाया गया। तीसरा, मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री और राज्यपाल के रूप में सदर ए रियासत की मंजूरी दी, यानी वहां पर जो मुख्यमंत्री होगा उसे प्रधानमंत्री कहा जाएगा और जो राज्यपाल होगा उसे क्या कहा जाएगा भाई, सदर ए रियासत कहा जाएगा। साथ ही साथ एक प्रावधान बनाया कि जितने भी गैर कश्मीरी लोग हैं वो कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते, यानी कश्मीर में जगह नहीं खरीद सकते अगर आप कश्मीर के निवासी नहीं हो तो। और उसी के साथ साथ ये भी प्रावधान किया गया कि भाई जैसे क्या होता है, मान लो भारत की संसद में कोई कानून पास हुआ तो वो पूरे देश पर लागू हो जाता है, पर ऐसा जम्मू कश्मीर में नहीं होता था। भारत में जो कानून पास होगा उसे फिर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पास कराया जाएगा, उसी के बाद वो कानून क्या होगा, जम्मू कश्मीर में लागू होगा। तो यही है कि भारत का कानून कश्मीर में लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर की विधानसभा की मंजूरी की आवश्यकता लेनी पड़ेगी। तो ये सब उसे खास प्रावधान किए गए, स्वायत्ता दी गई। बाहरी विवाद क्या था, जम्मू कश्मीर से संबंधित बाहरी और आंतरिक विवाद क्या था, वो आपको पता चल गया भाई। अब भारत में जम्मू कश्मीर शामिल हो चुका है, तो समस्या क्या आई, देखो, आजादी के बाद से ही पाकिस्तान ये बोलता आया है कि भाई कश्मीर में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, इसी वजह से कश्मीर घाटी को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। परंतु भारत ने हमेशा इस बात का विरोध किया है क्योंकि कश्मीर के राजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। साथ ही साथ भारत जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने की शिकायत भी करता है। यहां पर बच्चों को समस्या आती है कि अलगाववाद क्या होता है। अलगाववाद का मतलब होता है जब एक देश यानी कोई एक क्षेत्र देश से अलग होने की बात करने लगता है। जैसे मान लो कोई एक क्षेत्र है, ठीक है भाई, कोई एबीसी नाम का क्षेत्र है हमारे देश में, अब वो बोले कि भाई हमें भारत में रहना ही नहीं है, हमें भारत से अलग देश चाहिए, तो इसी को क्या बोला जाता है, अलगाववाद, ठीक है भाई। तो भारत यही कहता है कि भाई पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने के प्रयास करता रहता है। अब आंतरिक विवाद क्या है, अब ये तो बाहरी विवाद हो गए जो पाकिस्तान से संबंधित है। आंतरिक विवाद क्या है, तो देखो, भारत द्वारा जम्मू कश्मीर को संविधान में 370 और 35A के द्वारा विशेष दर्जा दिया गया था। अभी बताया ऊपर क्या क्या, कि भाई वो अलग संविधान बना सकते हैं, अलग झंडा रख सकते हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री होगा वहां पर, यानी मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग उन्हें क्या दी थी, छूट दी थी। इसका बड़े स्तर पर विरोध किया जाता है। कई विचारकों का मानना है कि भाई जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों जैसे ही अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि वह भी भारत के साथ पूरी तरह से जुड़ सके। जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि धारा 370 और 35A के द्वारा जो जम्मू कश्मीर को छूट दी गई है वो छूट क्या है, बहुत ज्यादा कम है और जम्मू कश्मीर को और ज्यादा छूट दी जानी चाहिए। तो कुछ लोग इस धारा के पक्ष में हैं और कुछ विपक्ष में हैं। अब जम्मू कश्मीर की राजनीतिक व्यवस्था को अगर हम समझे तो अब तक हमने ये समझ लिया कि भारत में शामिल कैसे हुआ, दंगे वगैरह कैसे हुए वहां पर। तो अब अगर आप राजनीतिक व्यवस्था समझोगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो देखो, जम्मू कश्मीर के शुरुआती दौर में जैसे ही आजाद हुआ 1947 के बाद, उसके बाद जब चुनाव वगैरह हुए
तो शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, नाम याद रखना, शेख अब्दुल्ला नेता थे, उनकी पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस। उन्हें जम्मू कश्मीर की राजनीति पर उनका क्या था, गहरा प्रभाव था। अब वो वहां पे प्रधानमंत्री बन गए। अब आप सोचोगे प्रधानमंत्री कैसे, मैंने अभी आपको बताया था कि वहां पर मुख्यमंत्री को क्या कहा जाता था, प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो इस तरीके से वो वहां पर क्या बन गए भाई, प्रधानमंत्री बन गए। और उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर क्या किए, भूमि सुधार की नीतियां शुरू की, ठीक है, जिससे क्या हुआ, सामान्य लोगों को फायदा हुआ। अब जो हमारी कांग्रेस सरकार थी जम्मू कश्मीर में, क्योंकि शेख अब्दुल्ला की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी, तो केंद्र सरकार, उस दौर में कौन सी सरकार थी, कांग्रेस सरकार, उसको ऐसा लगने लगा कि अगर शेख अब्दुल्ला ज्यादा फेमस हो जाए वहां पर और वो अलग होने की बात करने लगे तो समस्या हो सकती है। तो इस चीज को देखते हुए 1953 में उन्हें उनके पद से हटा दिया गया और कई वर्षों तक कैद में यानी कि नजरबंदी में रखा गया। अब शेख अब्दुल्ला के बाद जितने भी नेता आए वो इतने ज्यादा प्रभावी नहीं रहे और जम्मू कश्मीर की चुनावी व्यवस्था पर भी कई सवाल उठे कि भाई जो चुनाव होते हैं वो ठीक से नहीं होते हैं, लोगों को ठीक से वोट नहीं दिए जाते हैं, चुनावों में धांधलेबाजी होती है, तो ऐसे कई सवाल उठाए गए। इसके बाद क्या हुआ, अब 1953 से, क्योंकि 1953 में शेख अब्दुल्ला को नजरबंद कर दिया था, उस दौर से लेकर 74 के बीच जम्मू कश्मीर की राजनीतिक व्यवस्था में कांग्रेस का बड़े स्तर पर प्रभाव रहा। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, मैंने अभी आपको बताया था ना, शेख अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो भी किसमें, समय के साथ साथ किसमें शामिल हो गई, कांग्रेस के अंदर शामिल हो गई। ठीक है, 1965 में जम्मू कश्मीर के संविधान में कुछ परिवर्तन किए। मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर अपना अलग से संविधान बना सकता है, तो उस संविधान में कुछ परिवर्तन किए गए और प्रधानमंत्री पद का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया। इस प्रकार क्या हुआ, देखो मैंने क्या बोला था कि भाई मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते हैं, अब उसे ठीक करके वापस क्या कर दिया गया, मुख्यमंत्री कर दिया गया। तो इसके बाद क्या हुआ, गुलाम मोहम्मद सादिक, नाम याद रखना भाई, गुलाम मोहम्मद सादिक जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद 1974 में इंदिरा गांधी, अब शेख अब्दुल्ला की वापसी हुई भाई, उन्हें बाहर निकाला गया और 1974 में जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी कौन, इंदिरा गांधी, उनके और शेख अब्दुल्ला के बीच में एक समझौता हुआ। शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया गया और इसके बाद जब 1977 के विधानसभा के चुनाव हुए तो शेख अब्दुल्ला ने बड़ी बहुमत से जीत हासिल की और वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए। 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई और उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के क्या बन गए भाई, मुख्यमंत्री बन गए। तो शुरू में शेख अब्दुल्ला आए, अब उन्हें ऐसा लगा कि भाई ये तो ज्यादा ही प्रसिद्ध हो रहे हैं, उन्हें नजरबंद करा दिया, किसी और को बना दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में शामिल हो गई, ठीक है भाई, जम्मू कश्मीर में जो प्रधानमंत्री कहा जाता था उसे बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया और फिर शेख अब्दुल्ला की वापसी हुई और वो फिर से मुख्यमंत्री बने। 1977 के चुनाव उन्होंने जीते पर 1982 में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद जो उनके बेटे थे, क्या नाम था भाई, फारूक अब्दुल्ला, वो जम्मू कश्मीर के क्या बन गए भाई, मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद क्या हुआ, परंतु जब फारूक अब्दुल्ला वहां के मुख्यमंत्री बने तो उसके कुछ समय बाद ही राज्यपाल ने उन्हें क्या किया भाई, बर्खास्त कर दिया। ठीक है, बर्खास्त करने का मतलब है कि उनकी सरकार को गिरा दिया। इस वजह से कश्मीर के लोगों के मन में केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त हुई, क्योंकि आपको याद होगा 1953 में भी ऐसे ही किया था जब शेख अब्दुल्ला को हटाया था और अब यह फारूक अब्दुल्ला है तो फिर से केंद्र सरकार ने उसे गिरा दिया और इस वजह से अब वहां पर समस्या क्या हो गई, बढ़ गई। 1986 का दौर आया जब राजीव गांधी थे, तो उस समय तक ये राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी। इसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन बनाया ताकि स्थिति को सुधारा जा सके। 1987 के चुनाव हुए और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को भारी जीत मिली और फारूक अब्दुल्ला फिर से क्या बन गए, मुख्यमंत्री। तो देखो शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हुई, उसके बाद फिर कौन है, फारूक अब्दुल्ला, उनकी सरकार को गिरा दिया, फिर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन बना और फिर से फारूक अब्दुल्ला आए। ठीक है, परंतु इन चुनावों में ऐसा माना गया कि भाई बहुत ज्यादा ना गड़बड़ की गई है, कुछ ना कुछ समस्या है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ऐसा लग रहा था कि यह फैसला गलत आया है, तो इस वजह से उन्होंने माना कि इन चुनावों में गड़बड़ी हुई है। 1989 के दौर तक जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की मांग बढ़ने लगी और धीरे धीरे जम्मू कश्मीर उग्रवादी आंदोलन की चपेट में आ गया। अलगाववाद मैंने अभी आपको बताया था, तो क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई भारत की सरकार उनके साथ गलत कर रही है, वो जिस नेता को चुनते हैं उसे हटा देती है और साथ ही साथ अगर चुनाव भी होते हैं तो वो ठीक प्रकार से नहीं होते हैं, तो इसी वजह से लोग मांग करने लगे कि हमें क्या होना है, भारत से अलग होना है और इसी को क्या कहा गया, अलगाववाद। इसके बाद बात आती है उग्रवाद। क्या होता है उग्रवाद, का मतलब होता है जब कोई आंदोलन के अंदर हिंसा शुरू हो जाती है तो उसे उग्रवाद बोला जाता है। तो जब किसी आंदोलन में हिंसा शुरू हो जाती है तो वो उग्रवाद कहलाता है। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर जो था वो किसकी चपेट में आ गया, उग्रवादी आंदोलन की चपेट में
आ गया। इसके बाद क्या हुआ भाई, 1990 के दौरान जम्मू कश्मीर में अलगाववादी और विद्रोहियों के कारण हिंसा की कई घटनाएं हुई। विद्रोहियों को पाकिस्तान द्वारा आर्थिक और सैन्य समर्थन दिया जा रहा था। इसके बाद स्थिति कुछ सामान्य हुई और 1996 में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें फिर से फारूक अब्दुल्ला की सरकार बनी। 2002 में फिर जम्मू कश्मीर में निष्पक्ष चुनाव करवाए गए। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की जगह दूसरी पार्टी आ गई। उस पार्टी का नाम क्या था भाई, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीडीपी। नाम याद रखना भाई, पीडीपी यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, और कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई। इस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रभाव कम हुआ और एक नई पार्टी पीडीपी वहां पर क्या आ गई, सत्ता में आ गई। 2002 के बाद क्या हुआ, तो दो विधानसभा चुनावों के पश्चात मुफ्ती मोहम्मद पहले 3 साल के लिए सरकार के मुखिया रहे। ठीक है भाई, अब इन चुनावों के बाद 2002 के विधानसभा चुनावों के बाद, यानी ये 2002 होगा, 2002 के विधानसभा चुनावों के बाद मुफ्ती मोहम्मद, नाम याद रखना, क्या नाम है भाई, मुफ्ती मोहम्मद 3 साल के लिए सरकार के मुखिया बने। और इसके बाद कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद को क्या किया गया भाई, मुख्यमंत्री बनाया गया। अब आप ये समझ लेना कि ये कैसे है, क्योंकि कांग्रेस और पीडीपी का गठबंधन था, तो उन्होंने ये समझौता किया था कि भाई पहले 3 साल कौन रहेंगे, आपके नेता यानी कि पीडीपी के नेता रहेंगे कौन, मुफ्ती मोहम्मद, और उसके बाद कौन बनेगा भाई, कांग्रेस का नेता मुख्यमंत्री बनेगा। तो ऐसा ही हुआ, 3 साल तक मुफ्ती मोहम्मद रहे और उसके बाद गुलाम नबी आजाद को क्या किया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, अगला विधानसभा का चुनाव 2008 में हुआ और इसमें फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी। पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बनी थी, पीडीपी की, इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस वापस में आ गई। फिर 2014 में राज्य में फिर से चुनाव हुए और इसमें 25 साल में सबसे ज्यादा वोटिंग की गई। इस बार पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी। तो किसका गठबंधन आ गया भाई, बीजेपी का, मोदी जी की वजह से। देखा होगा आपने 2014 के आम चुनावों में ही मोदी भी जीते थे केंद्र के अंदर, और तभी पीडीपी और बीजेपी की सरकार वहां पर बनी। इसके अंदर भी वही थे भाई, मुफ्ती मोहम्मद सईद। इसके बाद अप्रैल 2016 में मुफ्ती मोहम्मद सईद की मृत्यु हो गई और उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती क्या है, राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई। तो ये पूरी उसकी राजनीतिक व्यवस्था है। ठीक है भाई, इसके अंदर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, एक दो बार देखोगे अच्छे से समझ आ जाएगा। कोई डाउट हो तो नीचे पूछ लेना कमेंट सेशन में। वर्तमान में अगर हम देखें जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है, तो देखो 5 अगस्त 2019 में सरकार ने अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया और जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा था उसे समाप्त कर दिया है। यानी मैंने आपको शुरू में ही बताया था ना कि धारा 370 और 35A के द्वारा क्या किया गया है भाई, उन्हें विशेष दर्जा दिया गया है। तो भाई इसे रद्द कर दिया और इस तरीके से उसका जो विशेष दर्जा था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। वर्तमान में जम्मू कश्मीर को राज्य भी नहीं माना जाता, उसे क्या कर दिया गया भाई, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यानी कि लद्दाख को अलग कर दिया और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया। तो इस तरीके से अब ये राज्य भी नहीं है, ये क्या बनकर रह गया, केंद्र शासित प्रदेश बनकर रह गया है। यानी इस पर डायरेक्ट कंट्रोल अब किसका होता है, केंद्र सरकार का। तो ये हमारी जम्मू कश्मीर की कहानी यहां पर खत्म हो जाती है। ये आप देख सकते हो इस तरीके से, एक जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी और ये दूसरी यूनियन टेरिटरी बन गया है। ठीक है भाई, अब बात आती है पंजाब की। पंजाब में क्या हुआ भाई, आजादी के समय भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब का विभाजन हुआ था, जिससे पंजाब की सामाजिक संरचना में बड़े स्तर पर परिवर्तन आया। आपको पता होगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 2 राज्यों का विभाजन हुआ था, पहला तो किसका, पंजाब का, और दूसरा किसका, बंगाल का। बंगाल का जो पूर्वी हिस्सा था, अब आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि जो बंगाल है वो पूर्वी भारत में आता है, ठीक है, पर उसे बोलते पश्चिम बंगाल है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि बंगाल जो था, मान लो ये बंगाल है तो इसके 2 हिस्से किए थे। पूर्वी बंगाल क्या बन गया था, पूर्वी पाकिस्तान, और ये जो ये हिस्सा बचा था इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से एक तो बंगाल का विभाजन हुआ था और ऐसे ही पंजाब का विभाजन हुआ था। पंजाब जो है वो भारत में भी है उसका हिस्सा और पाकिस्तान में भी है। तो पंजाब और बंगाल का विभाजन किया गया था, जिस वजह से पंजाब के विभाजन की वजह से वहां की जो सामाजिक संरचना थी उसमें बड़े स्तर पर क्या आया था, परिवर्तन आया था। उसी के साथ साथ अगर हम देखें, एक बार और इसका विभाजन हुआ था 1966 में, जब पंजाब से अलग करके 2 नए राज्य बनाए गए थे, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य नहीं होते थे, ये पंजाब से अलग करके 1966 में बनाए गए हैं, जिस वजह से फिर से पंजाब की सामाजिक संरचना बदली। ठीक है, ये आप देख सकते हो पंजाब का मैप अभी वर्तमान में। अकाली दल और पंजाब, अब हुआ क्या, देखो अब हमें ये समझ आ गया कि भाई पंजाब का 2 बार विभाजन हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, अब यहां से सुनते चलना तो पूरी स्टोरी दिमाग में एकदम सेट हो जाएगी।
1920 के दशक में, जब 1920 का दशक चल रहा था, तो सिखों ने मिलकर एक अकाली दल का गठन किया था कि भाई राजनीति के अंदर हम जाएंगे, और सिखों की पार्टी क्या बनी थी? अकाली दल बनी थी। ठीक है, 1967 से 1977 तक अकाली दल ने क्या किया? अब ये धीरे धीरे इनका प्रभाव बढ़ा, और 1967 से 77 तक अकाली दल ने पंजाब में गठबंधन की सरकार बनाई। ठीक है, 1967 और 77 में, 1977 में जो इन्होंने सरकार बनाई थी, वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, और केंद्र सरकार ने उसे क्या किया? पहले ही बर्खास्त कर दिया। अब कहीं ना कहीं अकाली दल को यह समझ आ गया था कि भाई राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो इनकी स्थिति ना बहुत ज्यादा कमजोर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, पहली बात तो वो पंजाब तक सीमित है। ठीक है भाई, पंजाब तक सीमित है। पंजाब में भी उन्हें सिर्फ सिखों का समर्थन मिला हुआ है। किसका समर्थन मिला है? सिखों का। इसके अलावा बाकी के जो हिंदू है या बाकी धर्म के लोग हैं, उन पर अभी भी किसका ज्यादा प्रभाव है? कांग्रेस का। और उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो जो सिख समुदाय है वो भी अलग अलग जातियों में बटा हुआ है। तो देखो, एक तो सिख का समर्थन, और सिखों में भी जो निचली जाति के लोग हैं उनका समर्थन भी नहीं है, उसमें भी कांग्रेस का प्रभाव ज्यादा है। तो अकाली दल को लगा नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, हमारे को ऐसे समर्थन नहीं मिलेगा, हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? देखो, अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए सिखों के एक तबके ने पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग उठाई। 1973 में आनंदपुर साहिब, ठीक है भाई, आनंदपुर साहिब जगह का नाम है, यहां पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, और यहां पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसे आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसमें था क्या? इसमें मुख्य रूप से केंद्र और राज्य के संबंधों को परिभाषित करके सिखों की आकांक्षाओं पर जोर देने, और सिखों का बोलबाला यानी कि प्रभुत्व और वर्चस्व का ऐलान किया गया। यानी ये कहा गया कि सिखों की बात सुनी जाए, उन्हें थोड़ी सी और रियायत दी जाए, और साथ ही साथ उनका प्रभाव बढ़ाया जाए। ठीक है भाई, ये जो प्रस्ताव था इसका भी कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ा भाई, इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो इस वजह से 1980 में अब अकाली दल ने क्या किया? जब इनकी सरकार बर्खास्त कर दी, तो इन्होंने पंजाब और जो बाकी के पड़ोसी राज्य है उनके बीच जो पानी के बंटवारे का मुद्दा है, यानी जो नदी है, उस पानी के बंटवारे के मुद्दे को लेकर एक लंबे दौर तक आंदोलन चलाया। कुछ धार्मिक नेताओं ने स्वायत्त सिख पहचान की मांग की, और कुछ चरमपंथियों ने भारत से अलग होकर खालिस्तान बनाने का समर्थन भी किया। तो अलग अलग तरीके में तबकों में बट गया ये। कुछ ने कहा कि भाई सिखों की अलग पहचान होनी चाहिए, उन्हें ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, और कुछ चरमपंथी, देखो दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं नरमपंथी और एक होते हैं चरमपंथी, ये याद रखना, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होता है। नरमपंथी वो लोग होते हैं जो आराम से बातचीत के द्वारा समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, और चरमपंथी वह लोग होते हैं जो लड़ाई झगड़ा करके, हिंसा करके समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। तो कुछ चरमपंथियों ने यह भी कहा कि भाई हमें अलग होना है और हमें भारत से अलग एक देश बनाना है। किस नाम से? खालिस्तान के नाम से। हुआ क्या भाई? अब जल्दी ही ये जो आंदोलन था ये नरमपंथी अकालियों के हाथ से निकलकर चरमपंथी तत्वों के हाथ में चला गया। यानी अभी तक तो यह आंदोलन शांति से हो रहा था, ठीक है, पर धीरे धीरे यह आंदोलन क्या हुआ? हिंसक हो गया, और इसने सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया। अब इन सभी उग्रवादी अभी बताया था ना भाई, जो हिंसा वगैरह करते हैं, उन्होंने क्या किया? अमृतसर में जो सिखों का तीर्थ स्थल है, सबने सुना होगा स्वर्ण मंदिर, जैसे गोल्डन टेम्पल बोलते हैं, गोल्डन टेम्पल में जाकर अपना ठिकाना बना लिया, और वहां से प्लानिंग प्लॉटिंग करने लगे। ठीक है, वहां पर उसे मुख्यालय बना लिया, और ये एक हथियारबंद किले में तब्दील हो गया। अब भारत सरकार को लगा कि भाई अगर ये ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहेंगे तो इससे हमें समस्या हो सकती है। तो उन्होंने उन सभी उग्रवादियों को स्वर्ण मंदिर से बाहर निकालने के लिए क्या किया भाई? ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था भाई? ऑपरेशन ब्लू स्टार वही ऑपरेशन था जिसके अंतर्गत स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्यवाही की गई थी। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि इससे इस ऐतिहासिक मंदिर को नुकसान भी पहुंचा। भाई सेना जाएगी, गोली वगैरह चलेगी, तो नुकसान तो पहुंचेगा ही, और इससे सिखों की जो भावनाएं थी उनको गहरी चोट लगी। अब इस तरीके से क्या हुआ कि सिख समुदाय ने ऐसा माना कि भाई ये जो सैन्य कार्यवाही की गई है ना, ये हमारी धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध है, यानी हमारे अपोज में है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। और इस वजह से सिख लोग और ज्यादा गुस्सा हो गए, और इस आंदोलन को और ज्यादा बल मिला। 31 अक्टूबर 1984 के दिन इंदिरा गांधी सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकली, और उनको उनके ही अंगरक्षक का मतलब क्या होता है? बॉडीगार्ड, उनके ही बॉडीगार्ड ने क्या किया भाई? गोली मार दी। ठीक है, इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई। और उन्होंने ऐसा क्यों किया था भाई? उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो सिख थे, जो उनके अंगरक्षक थे वो सिख थे, और वो ऑपरेशन ब्लू स्टार का क्या लेना चाहते थे भाई? बदला लेना चाहते थे, इसी वजह से। अब जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई तो पूरे देश में शोक फैल गया, सब दुख में चले गए कि भाई प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में सिख समुदाय के प्रति हिंसा भड़क उठी।
यानी कि सब लोग क्या करने लगे, सिखों को पकड़कर उन्हें मारने लगे। यह हिंसा लगभग 2 हफ्तों तक चली। 2 हफ्तों तक ऐसा ही माहौल रहा कि सिखों को पकड़ा गया और उन्हें मारा गया, क्योंकि जिसने इंदिरा गांधी को मारा था वो क्या था, एक सिख था। तो ये भी एक बदले की भावना के रूप में हुआ। कानपुर और बोकारो जैसे क्षेत्रों में भी इसका बड़े स्तर पर प्रभाव देखने को मिला। ठीक है, पर कुछ समय बाद ये समस्या क्या हो गई, सामान्य हो गई, यानी कि ये समस्या या स्थिति सामान्य हो गई। अब 1984 में चुनाव हुए भाई, 1984 में मरी थी भाई इंदिरा गांधी, उसी दौर में चुनाव हुए और इस बार आ गए हमारे कौन, राजीव गांधी। 1984 के चुनाव में राजीव गांधी, कांग्रेस की सरकार बनी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए। अब उन्होंने इन अकाली नेताओं से जो नरमपंथी थे, यानी जो प्यार से चीजें सुलझाना चाहते थे, उनसे बात की। ठीक है भाई, और इसी दौर क्या हुआ भाई, समझौता हुआ। अब इंदिरा गांधी की मृत्यु और सिख विरोधी दंगे और शांति किस प्रकार हुई, देखो उस दौर में जो अकाली दल के अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था भाई, हरचंद सिंह लोंगोवाल। नाम याद रखना, राजीव लोंगोवाल समझौता भी बोलते हैं इसे। क्या नाम था भाई, हरचंद सिंह लोंगोवाल। ठीक है, उनके साथ राजीव गांधी ने 1985 में, जुलाई 1985 में क्या किया, एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसे राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता या पंजाब समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते में था क्या क्या, देखो इस समझौते में यह माना गया कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा, यानी जो चंडीगढ़ का क्षेत्र है वो पंजाब में आ जाएगा। हरियाणा पंजाब के बीच का जो सीमा विवाद है उसे सुलझाने के लिए आयोग की नियुक्ति की जाएगी। और साथ ही साथ यह भी तय किया गया कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच जिस रावी एवं व्यास नदी के पानी के बंटवारे, ये रावी लिखा है, ये रवि नहीं है, रावी है, रावी और व्यास नदी के पानी के बंटवारे को लेकर क्या है भाई, समस्या है, उसका फैसला करने के लिए भी एक न्यायाधिकरण बिठाया जाएगा, यानी एक कमेटी बिठाई जाएगी जो इस पर फैसला लेगी कि इसका क्या समाधान किया जाए। समझौते के बाद क्या हुआ, तो देखो समझौते के बाद भी स्थिति इतनी सामान्य नहीं हुई। पंजाब में लगभग अगले 1 दशक तक ऐसे ही हिंसा चलती रही। इस हिंसा की वजह से 1992 में जो चुनाव हुए उसमें सिर्फ 24% लोगों ने ही वोट डाले। सुरक्षा बलों ने बड़े स्तर पर प्रयास किए और इस उग्रवाद को दबाया, परंतु इन सब वजहों से जो सबसे ज्यादा समस्या हुई वो किसको हुई भाई, आम लोगों को हुई। आम लोगों को ही सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। 1997 के आसपास स्थिति कुछ हद तक सामान्य हुई और इस दौरान जब चुनाव हुए तो उसमें अकाली दल और भाजपा के गठबंधन को बड़े बहुमत के साथ क्या हुआ, जीत मिली। उसके बाद समय के साथ साथ पंजाब में स्थिति क्या हुई है, सुधरी है और वहां की जो राजनीति है वो धर्मनिरपेक्षता की ओर बढ़ रही है, यानी सिख समुदाय और सभी समुदाय आपस में मिलजुल कर रहने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये थी हमारी पूरी पंजाब की कहानी। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। इसमें हमने 2 चीजें देखी, एक तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा और पंजाब का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम द्रविड़ आंदोलन और पूर्वोत्तर की समस्या के बारे में बात करेंगे। सेकंड पार्ट आपका कल अपलोड किया जाएगा तो उसे जरूर देखें भाई। शाम में हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लासेस चल रही हैं 8 बजे से, तो उन्हें ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। लाइव क्लासेस चलती हैं, इसके सभी पार्ट्स देखें। दोनों बुक का सिलेबस हमारे कंप्लीट हो गया है तो सभी वीडियोस आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो भाई फटाफट से, पर्सनल इंटरेक्शन, डाउट्स वगैरह क्लियर करने के लिए। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ ही साथ आप हमारी एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, क्रिस क्रॉस क्लासेस के नाम से ही है। विजिट करके आपको सभी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बाकी का सभी कंटेंट बड़े आराम से टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक्स अ लॉट।